नमस्कार बच्चों, हमारी क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक से एक बार फिर आपके सामने वन लाइनर प्रश्न लेके आया हूं जो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाले हैं। अगर आप लगातार इन प्रश्नों को देखते रहेंगे और लगातार सॉल्व करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप 95+ स्कोर करने वाले बच्चों में से होंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वन लाइनर की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है और आशा करता हूं वो वीडियो है वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी है तो एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देख लें ताकि जो हमारा वार्षिक पेपर होगा उसमें आपको अन्य बच्चों से ये जो हमारी वीडियो चल रही है, जो बीच से हम वन लाइनर प्रश्न लेके आ रहे हैं, वो उनसे आगे कर देगा। हो सकता है हम 100 में से 100 लेके आए। क्योंकि अब की बार वन लाइनर प्रश्नों की संख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारे एबीसीडी में रिक्त स्थान में अति लघुतरात्मक प्रश्न टोटल मिलाकर 21 नंबर ये प्रश्न आएंगे। अगर हमारे ये वन लाइनर क्लियर है तो वो 21 नंबर हमसे हमारे कोई नहीं छीन सकता। लगातार जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए ताकि जो भी वीडियो है वो आप देखें और परीक्षा हॉल में आप खुशी खुशी हर प्रश्न अटेम्प्ट करें और खुशी खुशी ही परीक्षा हॉल से वापस घर आए। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, भारत की पहली जनगणना है वो कब हुई थी? इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो हुई थी 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी तो वो हुई थी 1872 में। और अगर पूछ ले भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी तो वो हुई थी 1881 में। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हमें याद रखना है। भारत की प्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई थी, जबकि भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना है वो हुई थी हमारी 1881 में। दोनों ही प्रश्न हमें क्लियर करके चलना है कि हम बात कर रहे हैं। भारत की प्रथम जनगणना 1872 और प्रथम व्यवस्थित जनगणना है वो हुई थी 1881 में। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किन राज्यों में हमें याद रखना है? तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल राज्यों में है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार और 4 नंबर बंगाल। तो चारों राज्य हैं जहां भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये प्रश्न भी हमें याद रखना है। क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हमें क्लियर करके चलना है। भारत की प्रथम जनगणना 1872, प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार और 4 नंबर बंगाल की है। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 में? हमारी किताब में दे रखा है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दे रखा है। जबकि किताब में एक और लाइन दे रखी है कि 1950 में 117 था। तो ये भी हमें याद रखना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 1950 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और 1950 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो वो है बिहार का। हमें याद रखना है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का राज्य में, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही निवास करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो वो रहेगा दिल्ली। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो बिहार का, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो वो रहेगी दिल्ली। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, भारत की दशकीय वृद्धि दर। भारत की दशकीय वृद्धि दर पूछिए। हमारी किताब में भारत की वार्षिक वृद्धि दर दे रखी है। दशकीय वृद्धि दर है वो रहेगी 17.64 और वार्षिक वृद्धि दर की अगर हम बात करें, वार्षिक वृद्धि दर है वो रहेगी 1.64%। दशकीय वृद्धि दर 17.64 और वार्षिक वृद्धि दर है 1.64। दोनों ही याद रखनी है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64 है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी फरवरी 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी फरवरी 2014 में। किस उद्देश्य से? भारत में युवा जनसंख्या ज्यादा है और उन युवाओं के कौशल को निखारने के लिए NYP यानी भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति ये बनाई गई थी फरवरी 2014 में।
अगला हमारा प्रश्न रहेगा शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि कृषि में अंतर बताना है। शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। कृषि का हमें पता है कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो सिंचित होती है, एक बारानी होती है। ये दो प्रकार हैं वो बारानी कृषि के प्रकार हैं। बारानी कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो शुष्क भूमि कृषि, एक आर्द्र भूमि कृषि। यानी ऐसी जमीन जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो उस भूमि में अगर कृषि की जाएगी तो वो तो रहेगी शुष्क भूमि कृषि, और जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही हो उस भूमि पर अगर कृषि की जा रही है तो वो रहेगी आर्द्र भूमि कृषि। यानी बारानी कृषि है वो दो प्रकार हैं, और इन दोनों को अलग करने वाली वर्षा रेखा अगर हम देखें ना तो वो रहेगी हमारी 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 75 सेमी से कम वर्षा वाले स्थानों पर कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं शुष्क भूमि कृषि, और जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उन स्थानों पर कृषि की जाती है तो उसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि कृषि। अगला हमारा प्रश्न रहेगा लाल चना और पिजन पी के नाम से किस फसल को जाना जाता है, या लाल चना या पिजन पी किस फसल को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अरहर को लाल चना या फिर पिजन पी कहते हैं। अरहर को लाल चना या फिर पिजन पी कहते हैं, दोनों ही नाम हमें याद रखने हैं। अरहर का और नाम क्या है तो उसे लाल चना भी कहते हैं और उसे पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में किस नाम से जाना जाता है जहां हम निवास करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहते हैं। कपास दो प्रकार की होती है, एक लंबी रेशों वाली और एक छोटी रेशों वाली। तो हमारे यहाँ अमेरिकन जो कपास है उसे नरमा कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, भारत का सेकंड स्थान है विश्व में। अगर हम बात करें फर्स्ट स्थान किस देश का है तो फर्स्ट है ब्राजील का। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील है जबकि दूसरे स्थान पर हमारा अपना देश भारत है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील, दूसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा भारत का चाय उत्पादन व निर्यातक में कौन सा स्थान है। चाय उत्पादन और निर्यातक पूछ रहा है। उत्पादन में तो हम पहले स्थान पर हैं, उत्पादन में तो भारत का चाय उत्पादन में तो पहला स्थान है, जबकि निर्यातक में हमारा दूसरा स्थान है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। उत्पादन में भारत पहला स्थान है जबकि यहाँ खपत भी चाय की बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि निर्यातक बेचने में हमारा दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान रहेगा चीन का। चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान और निर्यातक में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका क्या है। ये कॉफी की किस्में हैं, कॉफी की किस्में हैं। अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका क्या है, कॉफी की किस्में हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था। तो ये बना था 1974 में, याद रखना है। जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था, जबकि जल उपकर अधिनियम है वो बना था 1977 में। जल उपकर अधिनियम 1977 में बना था और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था 1986 में। तीनों ही सन हमें याद रखनी है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक कर दिया है। पहले हम पढ़ चुके हैं, वो राज्य है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में घरों में जो जल संग्रहण संरचना है वो बनाना आवश्यक कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, आशा करता हूं ज्यादा के उत्तर हैं वो आपको आते ही होंगे। अगर एक दो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लेके आया हूं आपके बीच में मैं। तीनों ही ये अधिनियम हमें याद रखने हैं। और उसके बाद किस राज्य में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक कर दिया है, तो वो रहेगा हमारा तमिलनाडु। अगला हमारा प्रश्न रहेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई। ये प्रश्न पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें इस प्रश्न के बारे में बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध सड़क परिवहन से है और ये
हमारे देश के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। याद रखना है, देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए 4 से 6 लेन का सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। और 4 बड़े महानगरों का नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, उत्तर दक्षिण गलियारा किन नगरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों ही प्रश्न मैंने ले लिए हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा, भारत के उत्तर में श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा शुरू होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलता है। यानी कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और पूर्व पश्चिम गलियारे की अगर हम बात करें तो पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है और सिलचर असम तक जाता है ये। यानी ये जोड़ता है पोरबंदर को सिलचर असम से, यानी गुजरात को असम से पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। दोनों ही प्रश्न याद रखने। उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा है वो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। अब हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किन स्थानों को जोड़ती है? ये है हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया टू इलाहाबाद। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 1 है, वो कहां से कहां तक जाता है? तो वो जाता है हल्दिया से इलाहाबाद तक, हल्दिया से इलाहाबाद तक। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की, तो वो जाता है सादिया से धुबरी तक, सादिया टू धुबरी, यानी सादिया को धुबरी से जोड़ता है। ये गंगा नदी पर है। 1 नंबर जो हमारा जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो गंगा नदी पर है और हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो सादिया को धुबरी से जोड़ता है, सादिया को धुबरी से जोड़ता है। याद रखना है, सादिया को धुबरी से जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है वो जोड़ता है कोटपुरम को टू कोल्लम तक, यानी ये कोटपुरम से कोल्लम तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोटपुरम से कोल्लम तक जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, भारत में प्रथम वायु सेवा का प्रारंभ है वो कब किया गया था? वो किया गया था 1911 में। ये चली थी इलाहाबाद से टू नैनी के मध्य, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। प्रथम वायु सेवा का प्रारंभ 1911 में किया गया था। भारत में जो प्रथम वायु परिवहन सेवा है वो इलाहाबाद से शुरू होकर नैनी तक गई थी। याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये प्रश्न का उत्तर रहेगा 16 मंडलों में। भारतीय रेल परिवहन को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 16 मंडलों में। याद रखना है, भारत में प्रथम वायु सेवा का प्रारंभ 1911 में। ये वायु सेवा है वो इलाहाबाद से शुरू होकर नैनी तक गई थी। और भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो वो रहेगा 16 मंडलों में। प्रश्न रहेगा, भारत की प्रथम रेल चली थी, ये चली थी 1853 में मुंबई से थाने के मध्य, मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने के मध्य भारत की प्रथम रेल चली थी। नेक्स्ट रहेगा, कोलकाता पतन किस नदी पर है? तो ये है हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। नेक्स्ट है, नमामि गंगे कार्यक्रम का संबंध किस नदी से है? गंगे यानी गंगा नदी से है। नमामि गंगे कार्यक्रम का संबंध किस नदी से है? तो गंगा नदी से है। अगला प्रश्न रहेगा, ध्वनि का स्तर किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि का स्तर किस में मापा जाता है? डेसिबल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही। लगातार हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। धन्यवाद।